गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे हो। अपन पढ़ रहे थे मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद के अंदर अपन कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिए गए विचार हैं, उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो ही मार्क्सवाद कहलाता है। अपन ने उनके दो सिद्धांत पढ़े भाई। पहला कौन सा था? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा था इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। ये अपन ने दो उनके सिद्धांत देखे हैं। अब आज जो अपन बात करेंगे उनके तीसरे सिद्धांत की, वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आज अपन जिस चीज के ऊपर स्टडी करेंगे वो है उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब इसके अंदर देखिए, एक वर्ग होता है, एक संघर्ष। ये दो वर्ड है, एक वर्ग है, दूसरा है संघर्ष। तो वर्ग क्या होता है और संघर्ष क्या होता है, बस ये अपने को इसके ऊपर स्टडी करनी है। और ये अपने को समझ में आ गया तो फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है जो अपन बिल्कुल समझ जाएंगे, उसमें कोई मीन मेक की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है इनके द्वारा जो इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी जो व्याख्या थी वो, और इनका जो चौथा सिद्धांत है कौन सा? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इनके मध्य में ये डिपेंड करता है, इन दोनों सिद्धांतों के ऊपर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। कौन सा? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में क्या किया कि कार्ल मार्क्स जो है उसने पूंजीवादी समाज का, किसका? पूंजीवादी समाज का क्या किया? उन्होंने गहन विश्लेषण किया, गहन अध्ययन किया उन्होंने। और उनके अनुसार, जो उन्होंने गहन अध्ययन किया, उनके अनुसार समाज का जो आर्थिक ढांचा होता है भाई, समाज का आर्थिक ढांचा वो समाज के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तथा कानूनी ढांचे और इसके अलावा विचारधाराओं को निर्धारित करता है। क्या करता है? विचारधाराओं को निर्धारित करता है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? पूंजीवाद एक वर्ड आया था, अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है, पूंजीवाद। एट प्रेजेंट भी अपन देखते हैं, वर्तमान के अंदर भी तो पूंजीवाद का युग है। और सीधी सी बात है, जिसके पास में पूंजी है ना, उसके पास सब कुछ है आज के इस युग के अंदर, क्योंकि ये जो युग है वो किसका है? पूंजी का युग है। और इसी वजह से देखिए, विश्व के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर एक कंट्री ऐसा है जो पूंजीवाद के बलबूते के ऊपर और विश्व के अंदर एक क्या महाशक्ति बनी हुई है। कौन सा? यूएसए। अब वैसे वहां पर चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, और वहां का जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना यूएसए का, ये 4 वर्ष के लिए होता है। एक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहाँ कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का। और मोस्टली वहां पर जो एक राष्ट्रपति होता है ना, वो 2 कार्यकाल के लिए, मुख्यतः मतलब ऐसा हुआ है, मोस्टली ऐसा है नहीं लिखित के अंदर, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि वहां पर 2 कार्यकाल तो पूरा करता ही है। अमेरिका के अंदर ऐसा है। तो पूंजीवाद जो है ना, पूंजीवाद इसके बलबूते के ऊपर, पूंजी के बलबूते पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आज वर्ल्ड के अंदर एक महाशक्ति बना हुआ है। और वो जो कहता है ना, वो ही पूरे विश्व के अंदर क्या उनकी बात का फॉलो किया जाता है। बाकी चीन जो है ना, चीन भी वैसे, चीन जो है वो साम्यवादी का है। इसने साम्यवादी विचारधारा को अपना करके, और वही इसके पथ के ऊपर चल रहा है, जो यूएसए पे चल रहा है उसी पथ के ऊपर ये भी अपने आप में एक महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो ये है अपना पूंजीवाद। देख रहे थे अपन की पूंजीवाद का कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि इसका एक अध्ययन किया, समाज से ऐड करके उसको, कि भाई समाज जो है, समाज के अंदर पूंजीवाद को ऐड करके उन्होंने एक गहन अध्ययन किया, एक विश्लेषण किया। और उनके अनुसार जो समाज का आर्थिक जो ढांचा होता है ना, वो समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी ढांचे तथा विचारधाराओं को क्या करता है? निर्धारित करता है। ये अपन ने स्टडीज में
की है। अब आर्थिक आधार में मुख्यतः क्या होता है भाई, आर्थिक जो आधार है उसमें मुख्यतया उत्पादन की जो शक्तियां हैं, उत्पादन की शक्तियां तथा उत्पादन के संबंध इसमें शामिल किए जाते हैं। क्या किया जाता है, उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं वो उत्पादन की शक्तियां तथा उत्पादन के संबंध इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही, उत्पादन के जो संबंध हैं उनके आधार पर ही समाज के अंदर वर्ग विभाजन है जो स्पष्ट रूप से होता है। किससे होता है, स्पष्ट रूप से होता है। ये अपन ने देखा कि जब सभ्यताओं पनपी और सभ्यताओं के अंदर भी पहले जो इससे पूर्व जो आदिकाल के अंदर जो मानव था उसे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था और एक वो परिवार की बजाय कबीले के अंदर रहते थे वो, और सबको स्वतंत्रता समानता का उनमें अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने व्यवसाय करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जैसे उनका विकास हुआ और व्यवसाय किया उन्होंने, तो अलग अलग व्यवसाय अपना लिए उन्होंने, और अलग अलग व्यवसाय अपना लिए तो फिर वही क्या पूंजीवाद उनके अंदर पनपा। अब एक पूंजीपति वर्ग हो जाता है, दूसरा जो है वो मजदूर वर्ग जो होता है वो थोड़ा और कमजोर होता ही चला जाता है। और पूंजीपति वर्ग है जो अपनी पूंजी जैसे मान लो कमाएगा, उसके पास और पैसा आएगा तो उससे वो दूसरा अपना कोई ऐसा उद्योग धंधा खोलेगा जिससे उसकी और इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन मजदूर व्यक्ति क्या करेगा, इसीलिए मजदूरों में और पूंजीपतियों के अंदर उनका लक्ष्य, भाई पूंजीपतियों का लक्ष्य तो क्या होता है, पूंजी कमाना होता है, और मजदूरों का लक्ष्य क्या है कि वो अपना वर्क करें तो उससे अपना पैसा आजीविका कमाए। अब आजीविका के अंदर भी वही है। और ये जो दो वर्ग है, एक शोषक वर्ग एक शोषित वर्ग, दो वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग होता है एक शोषित वर्ग होता है। तो दोनों में आपस में उसे उद्देश्य दोनों का एक ही है, भाई वो भी काम करके कुछ कमाना चाहता है और वो भी कोई उद्योग धंधा लगा करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन लक्ष्य दोनों के अलग हो जाते हैं, उनकी मांग है जो बढ़ जाती है उनकी भी, इस वजह से दोनों के मध्य में क्या होता है, संघर्ष होता है। और यही संघर्ष मतलब असंतोष उत्पन्न हो जाता है, वर्ग संघर्ष। तो कार्ल मार्क्स जी भी यही कहते हैं कि आर्थिक आधार में मुख्यतः उत्पादन की जो शक्तियां है ना तथा उत्पादन के संबंध इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज का वर्ग विभाजन स्पष्ट तरीके से होता है। अब इसके अंदर एक वेपर जी हैं, उन्होंने भी इनका समर्थन किया है, इनकी बात का। एक सेवाइन है, उन्होंने भी। तो अब आप लिखिए वेपर, और वेपर ने क्या कहा है, वेपर के अनुसार वेपर ने जो कहा है उनके अनुसार कि मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशिष्ट महत्व है। क्या कहा उन्होंने कि भाई मार्क्स का जो चिंतन है, मार्क्स ने जो चिंतन किया, उन्होंने जो अध्ययन किया है उसके अंदर वर्ग संघर्ष की जो धारणा है उसका क्या है, एक विशिष्ट महत्व है। और उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उनके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। वेपर ने क्या लिखा है, वेपर ने लिखा है कि भाई मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशिष्ट क्या है, महत्व है। और विशिष्ट महत्व है तो उनका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो उनकी इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसके ऊपर क्या है, वो आधारित है। तो ये वेपर के अनुसार था। उसी प्रकार से सेवाइन के अनुसार, सेवाइन के अनुसार, वेपर का लिखने के बाद में अपन सेवाइन की परिभाषा लिखेंगे। सेवाइन के अनुसार सेवाइन भी यही कहता है, क्या कहता है कि भाई मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम मानता है। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, ये वर्ग संघर्ष जो है वो एक सामाजिक परिवर्तन का क्या है, माध्यम है, उसको माध्यम मानता है। और आदिकाल से लेकर के
अब तक जितने भी जो परिवर्तन हुए, समस्त जो परिवर्तन हुए, उनका जो प्रतिफल है वो क्या है? वर्ग संघर्ष ही है। वो क्या है? वर्ग संघर्ष ही है। तो ये वेपर के अनुसार हो गया, ये सेबाइन के अनुसार हो गया। अब इनकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब बात ये आती है कि एक वर्ग है, एक संघर्ष है। अब वर्ग को समझना पड़ेगा, फिर अपने को संघर्ष को समझना पड़ेगा। वर्ग देखिए, वर्ग क्या है? वर्ग का तात्पर्य, वर्ग का तात्पर्य, और वर्ग का जो तात्पर्य है वो है वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो। वर्ग क्या है भाई? वर्ग व्यक्तियों का वह समूह होता है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से क्या संबंधित होता है और जिसके साधारण हित होते हैं। उनमें जो उनके जो हित होते हैं वो साधारण उनके एक ही हित होते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं मिल मालिक है, जैसे अब मिल मालिक जो है, पहले इसका अर्थ लिख लीजिए आप कि वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं, वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। वर्ग क्या हो गया भाई? व्यक्तियों का वह समूह हो गया जो उत्पादन की कोई विशेष प्रक्रिया से क्या संबंधित होते हैं और जिनके साधारण एक ही हित होते हैं। एक ही प्रकार के उनके हित होते हैं, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे, जैसे मिल मालिक है, ये भी क्या एक वर्ग हो गया। मिल मालिक जो है क्या हो गया? एक वर्ग है। ये मिल मालिक है। जमींदार है, जैसे किसान है, मजदूर है। मिल मालिक है, जमींदार है, किसान है, मजदूर है और व्यापारी आदि। ये सभी क्या है? ये वर्ग है। अब ये वर्ग हो गया। अब ये जितने भी वर्ग हैं इन सबका ये उत्पादन की जो विशेष प्रक्रिया से ये सभी क्या है? संबंधित है। उत्पादन की जो विशेष प्रक्रिया है इससे सभी क्या है? ये संबंधित है। तो इनसे संबंधित होने के कारण ये इन व्यक्तियों का जो समूह है ये क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। ठीक है भाई। अब अपन संघर्ष देखेंगे कि संघर्ष, ये तो वर्ग हो गया। अब संघर्ष, संघर्ष से तात्पर्य संघर्ष से तात्पर्य, संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं होता है।
संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं होता है, अपितु इसका व्यापक एक अर्थ होता है क्या? असंतोष, रोष, असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग। आंशिक असहयोग ये क्या होता है? संघर्ष। क्या कहलाएगा? संघर्ष। मान लीजिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने पर अपने को उतनी जैसे मजदूरी नहीं मिल पाती है, तो अपने अंदर एक असंतोष जागृत होगा, रोष आएगा अपने अंदर। और फिर अपन क्या करेंगे? जिस व्यक्ति के यहाँ कार्य कर रहे हैं तो उसके यहाँ थोड़ा सा आंशिक असहयोग की भावना आएगी अपने अंदर, तो फिर अपने और उनके मध्य में ये संघर्ष हो गया। वो क्या है? वर्ग है। अब वर्ग संघर्ष हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में फिर संघर्ष चालू हो जाएगा। तो संघर्ष से तात्पर्य क्या हो गया? संघर्ष का अर्थ, संघर्ष का अर्थ लड़ाई नहीं है। संघर्ष का अर्थ लड़ाई नहीं है, अपितु इसका व्यापक अर्थ होता है, अपितु इसका व्यापक अर्थ होता है क्या? असंतोष, असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग। आंशिक असहयोग ये होता है, लड़ाई करना नहीं होता है। संघर्ष का अर्थ, संघर्ष से जो तात्पर्य अपन जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ रहे हैं भाई, इसके अंतर्गत संघर्ष का जो तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है वो ये नहीं है कि संघर्ष का अर्थ लड़ाई, लड़ाई नहीं होता है, अपितु बल्कि क्या होता है? इसका व्यापक एक अर्थ होता है क्या? जैसे असंतोष। मान लीजिए कोई भी कार्य अपन करते हैं जिससे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो असंतुष्टि, असंतुष्टि के कारण क्या होगा? संघर्ष होगा। रोष, रोष के कारण क्या होगा? संघर्ष होगा। या फिर आंशिक असहयोग क्या होगा? संघर्ष होगा। अब ये जो संघर्ष के अंदर भी अपन ने देखा कि असंतोष है, रोष है, आंशिक असहयोग है ये, और वर्ग के अंदर अपन ने देखा जैसे मिल मालिक है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी वर्ग है, ये सब जितने भी वर्ग हैं और ये इनके कारण कई ऐसी क्रांतियां हुई हैं, कई ऐसे संघर्ष हुए हैं जो अपने को इतिहास के अंदर बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। असहयोग नाम भी क्या है? असहयोग, और ये असहयोग आंदोलन हुआ, ये अपन पढ़ते हैं। जब गांधीवाद अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी चलेगा, पॉलिटिकल की और भी बातें पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, इतिहास की बात भी अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा कि 1920 के अंदर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, जिसका सीधा सा अर्थ क्या था कि भाई हमें सहयोग नहीं करना। तो वो ये आंशिक असहयोग। संघर्ष जब होता है तो एक वर्ग पूंजीपति वर्ग होता है, एक वर्ग होता है सर्वहारा वर्ग होता है। तो उसमें का सीधा सा अर्थ है कि वो आंशिक असहयोग नहीं करेंगे उनका, तो फिर संघर्ष होगा। असंतोष होने के कारण भी रोष हुआ। तो इन सब के कारण क्या होता है? संघर्ष होता है। तो ये हो गया भाई वर्ग से तात्पर्य, और एक हो गया संघर्ष से तात्पर्य। अब ये देखिए कि भाई मार्क्स जो है, मार्क्स है वो संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है। तो समाज में क्या होगा फिर? समाज के अंदर संघर्ष है जो आर्थिक नियतिवाद से होता है। आर्थिक नियतिवाद के कारण क्या होता है? संघर्ष होता है। अब क्या है कि आर्थिक नियतिवाद के कारण जो संघर्ष होता है उससे व्यक्ति सत्ता प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सत्ता को प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा क्या है कि लोगों के द्वारा श्रम किया जाता है। क्या किया जाता है? श्रम किया जाता है। तो मार्क्स के अनुसार पहला वर्ग हमेशा दूसरे वर्ग का, पहला वर्ग हमेशा दूसरे वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है। क्या करता है भाई? शोषण करता है।
इस कारण शोषण करने के कारण क्या हो गया, दो वर्ग हो गए, एक शोषक वर्ग हो गया और एक शोषित वर्ग हो गया। एक शोषक वर्ग और दूसरा क्या हो गया, शोषित वर्ग हो गया, क्योंकि पहला जो वर्ग है ना हमेशा दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है, इसलिए एक शोषक वर्ग हो गया, एक हो गया शोषित वर्ग। और इसी के कारण समाज के अंदर मार्क्स के अनुसार इसी के कारण समाज में संघर्ष होता है, और वो जो संघर्ष होता है वही बात है कि भाई अपने असंतोष के कारण और उसको जो जितना प्राप्त होना चाहिए उस प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा, संघर्ष करेगा। और समाज में ऐसा ही जब होता है तो क्या वर्ग संघर्ष हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्ग संघर्ष हो जाता है। तो ये है भाई उनका वर्ग संघर्ष, जिसमें अपन ने वर्ग भी देख लिया, संघर्ष भी देख लिया, कुछ उनकी बातें देखी, कुछ विद्वानों के द्वारा जो बताया गया है वो भी अपन ने इसके अंदर स्टडी किया। अब एक बात ये निकल करके आती है इसमें कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से कुछ निष्कर्ष निकल करके आए हैं। क्या निकल करके आए हैं, कुछ निष्कर्ष निकल करके आए हैं। निष्कर्ष क्या कि भाई उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो ये एक निष्कर्ष निकल करके आया, क्या निकला कि भाई उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन क्या होता है, स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है। समाज का जो विकास है वो वर्गों के अंदर क्या होगा, संघर्ष होगा, और वो संघर्ष होगा तो उसी के फलस्वरूप नतीजा परिणाम ये निकलेगा कि उसका क्या होता है, विकास होता है। नंबर 3 कि समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है और लगभग उनके हित आपस में परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। और ये हमने देखा कि जब एक पूरा वर्ग एक अपना संगठन बना लेता है, और संगठन जब बना लिया तो संगठन में क्या होती है, एकता होती है। संगठन में क्या होती है, एकता होती है। फिर वो सभी एक साथ जब संघर्ष करेंगे तो उनकी क्या जीत हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है। तो संगठन में क्या होती है, एकता होती है। और वर्ग संघर्ष जो है ये क्रांति को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष क्या है, क्रांति को जन्म देता है। तो इनका ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। अब इनका एक सिद्धांत और बच गया, कौन सा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो अपन नेक्स्ट डे। बाकी इन चारों को ठीक प्रकार से आप स्टडी कर लोगे तो इसमें से 2 हमेशा पूछता है यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन, जो पेपर के अंदर आएगा उसमें से लगभग अपने को ठीक प्रकार से इसकी स्टडी करनी है। और ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार इसको और आप देख लेंगे तो ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। बाकी का नेक्स्ट।